सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाप जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 7 अरब डॉलर से जायद के स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद अब पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान ने आईएमएफ को कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी है। अगर मंजूरी मिल गई, जो कि ज़ाहिर से फॉर्मेलिटी होती है, तो आईएमएफ ईएफएफ के तहत पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर और आरएसएफ के तहत 20 करोड़ डॉलर देगा, जिससे दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई अदायगियां तकरीबन 3.3 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था आईएमएफ हुक्काम ने एएफएफ और आरएसएफ के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल किए थे और आईएमएफ मिशन ने पाकिस्तान से रवानगी के वक्त कोई बाज़ाब्ता मुआहदा नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने यह उम्मीद जाहिर की थी कि चंद ही दिनों में यह मुआहदा तय पा जाएगा। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबल हो रही है और माली साल 2024-25 में करंट अकाउंट 14 साल के बाद पहली बार सरप्लस रहा है। मालियाती खसारा प्रोग्राम के हदफ से बेहतर रहा है। महंगाई में भी कमी देखी गई है और रेमिटेंसेस के साथ फॉरेन एक्सचेंज में भी खातिर ख्वाह इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब आईएमएफ ने पाकिस्तान की जानिब से एनर्जी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की पॉलिसी को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने का एतराफ़ किया है और कहा है कि एनवायरमेंटल डैमेज से निपटने के लिए जामे पॉलिसियों पर तसलसल से अमल दरामद की जरूरत है। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए पाकिस्तान रवां साल के अख्ताम से कबल पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड जारी करने का भी इरादा रखता है, जबकि आलमी मार्केट में कम से कम 1 अरब डॉलर का बॉन्ड आइंदा साल मुतवक्के है। अब इन 1 अरब डॉलर की पाकिस्तान को इस वक्त कितनी ज़रूरत है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस वक्त ये कितनी अहमियत के हामिल हैं, आगे ये प्रोग्राम कामयाबी से चलता है तो क्या पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम हो सकता है? जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, वो कितने स्टेबल मजीद हो सकेंगे? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का दौरे अमेरिका और फिर ये आईएमएफ के साथ 1.2 अरब डॉलर की फॉर्मेलिटी रह गई है, ज़ाहिर है वो मंजूरी हो ही जाएगी। तो ये जो किस्त पाकिस्तान को मिलेगी, ये कितनी अहमियत के हामिल है इन हालात में 1.2 अरब डॉलर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जरा ये वाज़े करते हैं कि क्या एग्रीमेंट हो चुका है स्टाफ के साथ? स्टाफ लेवल मुआहदा भी तय पा गया है और ज़ाहिर है वो जो एक अप्रूवल अभी होनी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, वो अभी बाकी है। जी ठीक है, बट स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट हो गया है। जी तो मेरे ख्याल से ये हमारी कामयाबी है पाकिस्तान की, कि जबकि आप ये देखिए कि हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक मुतासर हुए हैं सैलाब की वजह से, और ख्याल ये था कि आईएमएफ उस वक्त तक इंतज़ार करेगा फाइनलाइजेशन का, सेकंड रिव्यू का, जब तक पाकिस्तान एक प्रॉपर एस्टिमेशन क्या इम्पैक्ट क्या है वो निकाल के ना दे। तो अब पता नहीं, निकाल के पाकिस्तान ने एस्टिमेट दे दिया है और वो एस्टिमेट क्या है हम उसके मुंतज़िर हैं और देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। तो हफीज़ साहब, अब ये 1.3 अरब डॉलर अभी जब ये आएंगे, एक किस्त अभी भी हमारी बाकी रह जाएगी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी भी हमने हासिल कर ली है। जो चैलेंजेस थे हमारी इकोनॉमी के, वो बेहतर तरीके से ओवरकम हो जाएंगे या हमें फिर एक आध और आईएमएफ प्रोग्राम की भी ज़रूरत पड़ सकती है मुस्तकबिल में? देखिए, अभी तो आईएमएफ का सिर्फ दूसरा रिव्यू हुआ है, तकरीबन 6 रिव्यू होने हैं कुल मिला के। तो अभी तो पाकिस्तान अगले 2 साल रहेगा आईएमएफ प्रोग्राम में, फिर उसके बाद में सोचा जाएगा क्या होना है। देखिए, एक चीज़ जो वाज़े हो चुकी है और वो ये है कि पिछले 3 महीने में हमारा तिजारती खसारे में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है। पिछले साल माशाल्लाह करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चले गया था बहुत अरसे के बाद, और उसकी जिस तरह आपने कहा रेमिटेंसेस के बढ़ने की वजह से हुआ था। मगर पहला क्वार्टर जो इस साल का हुआ है उसमें जो आपका शॉर्टफॉल है ट्रेड डेफिसिट में, वो बढ़ गया है और ये उस वक्त बढ़ा है जबकि अभी तक सैलाब के असरात नज़र नहीं आ रहे हैं पूरे तौर पर। अब क्या असरात होंगे? सबसे पहले चावल की बरामदात में कमी आएगी जो कि शुरू हो चुकी है। दूसरा, कपास की फसल की कमी की वजह से हमें कपास को दरामदात करना पड़ेगा। तीसरा जो है वो ये है कि आपके टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो सकते हैं कॉटन की कमी की वजह से।
तो मुख्तलिफ असरात हो सकते हैं, और साथ साथ आने वाला सीज़न जो है जिसमें हमें ये देखना है कि गंदम की काश्त किस हद तक होती है, मगर ख़तरा मौजूद है पिछले साल के जो हशर हुआ था हमारे किसानों का कि वो गंदम से काफ़ी हद तक हट चुके होंगे, तो गंदम की भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि IMF ने सैलाब से पहले कहा था कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डेफिसिट होगा, पिछले साल सरप्लस था 2.1 अरब डॉलर्स का, इस साल छोटा सा डेफिसिट होगा 1.5, मगर सैलाब की वजह से मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये कम से कम 5 से 6 अरब डॉलर तक करंट अकाउंट का डेफिसिट जा सकता है, और उसके नतीजे में हमारे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स में नुमाया तौर पर इजाफा हो जाएगा। तो अफीज़, हम ये ट्रेड डेफिसिट को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? जब भी हमें ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल करना होता है हम अपनी इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा देते हैं, इंपोर्ट्स को हम कम करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट भी उससे मुतासिर होती हैं, चूँकि हमारी एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट लेड ही हैं और उसी पर वो इन्हिसार कर रही होती हैं। तो ये इसका फिर वे आउट है क्या? ट्रेड डेफिसिट को हमें कैसे कम करना है? रेमिटेंसेस पर हम कब तक इन्हिसार करते रहेंगे? जी, आपका ये बहुत मुनासिब सवाल है। अब आप ये देखिए कि एक्सपोर्ट्स में पिछले 5-6 साल में सिर्फ 2 से 2.5% का इजाफा होता रहा है, तो ये बहुत कम है। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल के रुपए की कदर को इस हद तक मुस्तहकम रखा हुआ है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को मुनासिब कीमतें नहीं मिल रही हैं, और उसकी वजह से भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कुछ कमी आई है। तो हमें अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको पूरे इंसेंटिव्स देना चाहिए। हमने तो उन पर पूरा टैक्स पे लगा दिया, हैरत अंगेज मूव। और जिस तरह दूसरे मुल्कों ने इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, बांग्लादेश 20% तक इंसेंटिव देता है, हमने तो इंसेंटिव्स तकरीबन रोक दिए हैं। रुपए की कदर में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, हमारे एक्सपोर्टर्स को मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है, तो नतीजा ये है कि तिजारती खसारा जो है वो उसके बढ़ने की बहुत बड़ी वजह हमारे बरामदात नहीं बढ़ने की वजह से हो रहा है। हमारी स्ट्रैटेजी उसी वक्त सस्टेनेबल और कामयाब होगी जब हमारा रुझान 100% एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ जाएगा, ये नहीं कि हम इंपोर्ट्स को कम करें। असल कामयाब स्ट्रैटेजी जिससे माशी हालात भी बेहतर होंगे वो ये है कि हम अपने बरामदात को पूरे तौर पर सपोर्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो अभी साहब, ये इंसेंटिव्स देने से आपकी मुराद ये है कि जो एनर्जी टैरिफ है इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के लिए उसमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, चूँकि रीजन के दीगर ममालिक के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है, टैक्स रिलीफ थोड़ा सा इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और सेक्टर को दिए जाए। अब अगर ये वाले रिलीफ्स दिए जाते हैं तो फिर इन चैलेंजेस से हुकूमत कैसे निपटेगी? इस टैरिफ को कैसे कम कर सकती है जो कि इस वक्त ज़ाहिर है पूरे मुल्क पर एक बोझ की सूरत में मौजूद है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का बिजली का टैरिफ जो है वो हमारे कंपटीटर्स हैं हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह, खासतौर पर टेक्सटाइल्स में तकरीबन 2 गुना है। ये सस्टेनेबल नहीं है। और एक वक्त कुछ साल पहले ऐसा था कि जबकि हमने टैरिफ पॉलिसी जो थी बिजली के, उसमें हमने कुछ मार्जिन रखा था एक्सपोर्टर्स के लिए, तो अब फिर से हमें सोचना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जब आपने इस पिछले बजट में, इस वाले बजट में नहीं, पिछले वाले बजट में एक्सपोर्टर्स पर 100% इनकम टैक्स लगा दिया था आपने, वो वापस लें। हम जब हुकूमत में थे बहुत साल पहले, तो उस वक्त मैंने एक्सपोर्टर्स को लिए एक फिक्स टैक्स सिर्फ 1% रखा था ऑफ द एक्सपोर्ट इनकम, सिर्फ 1% फिक्स टैक्स, और वो पिछले साल तक चलता रहा। पता नहीं क्यों उसको भी तब्दील कर दिया है। तीसरा जो हमें करना पड़ेगा कि एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट जो है उसकी ऑफटेक में भी कुछ रिलीफ देना पड़ेगा। पाकिस्तान का लाइफलाइन, वतन का खून अगर आप चाहें इसको कह सकते हैं, हमारे बरामदात हैं।
उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सर ये जो हमारी एक्सपोर्ट है उसमें भी जो एग्जिस्टिंग हमारे सेक्टर्स रहे हैं इससे पहले, उन्हीं पर इस वक्त ये पूरा फोकस हुकूमत को रखना है? जो एक दो सेक्टर पर हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है, आईटी सेक्टर को गेम चेंजिंग सेक्टर समझा जा रहा है, मिनरल सेक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत की साख को बिल्कुल तब्दील कर देगा और बहुत पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये एक दो सेक्टर्स ये कोई गेम चेंज कर सकते हैं या हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स ने ही करना है जो भी करना है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यकीनन एक ग्रोथ एरिया है और हमारे नौजवान माशाल्लाह काफ़ी काबिल हैं और कोशिश कर रहे हैं और हमारे बरामदात में आईटी के काफ़ी नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है, मगर अभी भी हिंदुस्तान हमसे कोई 40 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो अब हमें कोशिश करना है कि आईटी के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इसमें पोटेंशियल बहुत है। दूसरी तरफ माइनिंग में मसला सिर्फ यह है कि इसमें वक्त लगेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप रेकोडिक वगैरह की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ वक्त लगेगा, कुछ साल लगेंगे और वहाँ के हालात भी मामूल पे आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करना है एक्सपोर्ट्स को। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। हलाल मीट हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट को, ऐसा क्यों है? हमें करना चाहिए। और जबकि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एक स्पेशल पैक्ट हुआ है, तो अब हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सऊदी मार्केट में हलाल मीट की डोमिनेंस पाकिस्तान की हो। इस तरह से हमें आगे बढ़ के नए आइटम्स को भी लाना है और अपने वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स वगैरह को बढ़ाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर मुल्क की इकॉनमी में बहुत अहम हिस्सा शामिल करता है और एग्रीकल्चर में सबसे अहम किरदार पानी की मुनसिफाना और ज़रूरत पर मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम है। पाकिस्तान में आबपाशी का निज़ाम काफ़ी पेचीदा हो चुका है, पुराना हो चुका है। गुज़िश्ता महीने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 5 अरब चाइनीज़ युआन के मुश्तरका मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं, जो कि $70 करोड़ से भी ज़ायद बनते हैं। इस स्मार्ट पार्टनरशिप का मकसद एनवायरमेंटल रेजिलियंस और एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाना है। पाकिस्तान के इरीगेशन सिस्टम और वाटर मैनेजमेंट को डिजिटल और स्मार्ट बनाते हुए क्लाइमेट चेंज के असरात से निपटने के लिए मौसर और कारगर बनाना है। अब ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साइक्लोन टेक और चीन की शेंगजी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान हुआ है और अब देखना है कि दोनों इस मंसूबे को लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं। दोनों कंपनीज मुश्तरका प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर कंजर्वेंसी और स्मार्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू करेंगी। पाकिस्तान के पुराने और नाकारा इरिगेशन सिस्टम से पानी ज़ाय हो जाता है। पानी को स्टोर करने की कम जगह के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का गैर मौसर निज़ाम बेशतर पानी को इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं रख पाता और एग्री प्रोडक्शन में कमी के साथ देही इलाकों में पीने के पानी की कमी का सबब भी बन जाता है। पाकिस्तान और चाइना के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ स्मार्ट इरिगेशन सॉल्यूशंस और चाइना के तजुर्बात से फायदा उठाने के लिए चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। पानी के नुकसान को कम करने और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बूस्ट लाने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आने वाले एनवायरमेंटल चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। नए प्रोजेक्ट्स के लिए पार्टनरशिप न सिर्फ मौजूदा मसाइल को ख़त्म करने के लिए काम करेगी, बल्कि रियल टाइम डेटा टूल्स की मदद से फ्लड फोरकास्टिंग और इसके कंट्रोल को बेहतर बनाते हुए बारिशों, दरियाओं में पानी के बहावों और अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स को मुसलसल मॉनिटर भी किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट के पहले मरहले में फिजिबिलिटी स्टडीज और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ पायलट साइट्स को कंफर्म किया जाएगा और इलाके में टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए सेंटर्स का क़याम भी किया जाएगा। पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका प्रोजेक्ट की कामयाबी के साथ साथ आने वाले दिनों में इसी प्रोजेक्ट को मजीद बलूचिस्तान और थर जैसे खुश्क इलाकों में भी शुरू किया जा सकता है, जिससे स्मार्ट एग्रीकल्चर के साथ अर्बन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शहरों में पीने के पानी और सीवरेज के निज़ाम को भी मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। अब ये प्रोजेक्ट के एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है, इरिगेशन निज़ाम इससे कितना बेहतर हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। आमिर याद भंडारा साहब प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये और इस जैसे कुछ और प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के इस वक्त इस इरिगेशन सिस्टम को कितना बेहतर बना सकते हैं, जबकि हम देखते हैं कि 70-80% हमारा पानी ज़ाय हो जाता है और इससे फिर हमारे एग्रीकल्चर को भी नुकसान पहुँचता है। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आज आपने बात की है। देखिए, हम अगर वाटर प्रोडक्टिविटी की एग्रीकल्चर के ऊपर बात करें तो उसमें हम शायद दुनिया से बहुत पीछे खड़े हैं।
आपकी जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं, ये हमेशा से यही बताया जा रहा है कि 5 जो बड़ी फसलें हैं ये पाकिस्तान का ज़्यादा जो मीठे पानी का हिस्सा वो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी इंतहाई कम है। और अगर हम इसको एक गंदम की मिसाल में देखें तो हम कोई 2-2.5 टन पर एकड़ जो है वो एग्जिस्टिंग पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं गंदम की, जो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हुए कुछ 4 से 5 इरिगेशन, जबकि दुनिया जो है वो कम पानी इस्तेमाल करके वो कुछ 4.5 से 5 टन पर हेक्टर जो है वो ले रही है, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो एवरेज वाटर प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की वो निस्बतन कम है। तो जब हम एट लार्ज बात करते हैं, और जिस तरह ये आपने एक अहम जो है डेवलपमेंट की बात की है जो पाकिस्तान और चाइना की कंपनीज मिलकर कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में जो हमारा इरिगेशन का सिस्टम है, हम शुरू से ही ये जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट कैनाल नेटवर्क सिस्टम है पाकिस्तान में, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसमें ये देखना है कि ये किस किस जगह के ऊपर इंटरवीन करेंगे, क्या सिर्फ हार्डवेयर के ऊपर काम होगा, डिजिटल डेटा के ऊपर काम होगा, या फार्मर्स तक जो रसाई है वो सिस्टम्स की डैशबोर्ड्स के जरिए दी जाएगी। क्योंकि जब हम इरिगेशन की बात करते हैं, वाटर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर वाटर यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो है वो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट का आता है, जबकि मैं इसको ऑन फार्म वाटर गवर्नेंस के हिसाब से कहता हूँ। क्योंकि जब तक हम इरिगेशन को और वाटर की यूटिलिटी को गवर्नेंस के मॉडल के ऊपर नहीं लेके आते, मेरे ख्याल में उस वक्त तक जो है वो हम अपने पूरे जो रिजल्ट्स हैं वो रीप नहीं कर सकते। तो जिस तरह अगर ये डेवलपमेंट आती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज रिजर्वायर से लेकर जो है वो फार्म लेवल तक जाती हैं, और फार्मर्स को वो टेक्नोलॉजी और टूल्स डेटा के साथ अवेलेबल होते हैं जिससे वो अपनी इरिगेशन का और पानी का फैसला कर पाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो वाटर प्रोडक्टिविटी की एग्रीकल्चर के अंदर मसाइल है वो बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। तो आमिर साहब, हमारी जो फार्मर का जो स्किल सेट है वो वाटर मैनेजमेंट के एतबार से ज़रा उस पर भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा कि ये अवेयरनेस इस वक्त हमारे फार्मर को है कि जिस तरह दुनिया कम पानी से बेहतर प्रोडक्टिविटी का मुजाहरा कर रही है, तो हम यहाँ पर क्यों उस वक्त लैग कर रहे हैं सबसे बड़ा नहरी निज़ाम होते हुए भी? अरबाब साहब, जब आप फार्मर्स लेवल के ऊपर जो मैंने स्टार्ट में बात की वाटर गवर्नेंस की, उसमें पॉलिसी भी शामिल होती है, उसमें पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन भी शामिल होती है, उसमें डेटा भी शामिल होता है, और उसमें फार्मर्स की जो प्रैक्टिसेस है वो भी शामिल होती है। अनफॉर्चुनेटली हमने जो लोकल लेवल के ऊपर, फार्म लेवल के ऊपर जितनी डेवलपमेंट देखी है, वो सब के सब जो है वो पुरानी सेंचुरी ओल्ड टेक्नोलॉजी। हम फ्लड इरिगेशन जो 1 एकड़ के एक नुक्कड़ से छोड़ते हैं पानी और दूसरी तक वो जाता है, और उसमें कोई पता नहीं है कि कितनी पानी की यूटिलिटी रिक्वायर्ड है। जब हम फार्म लेवल की गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं या ऑन फार्म वाटर गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्नोलॉजी कौन सी मैसर है, क्या उसके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेट्स सपोज हम ड्रिप इरिगेशन की बात कर लेते हैं, हम फरो इरिगेशन की बात कर लेते हैं, हम स्प्रिंकलर की बात कर लेते हैं, तो क्या वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है? और एक्सेसिबल डजंट मीन कि वो मौजूद है, क्या उसकी दस्तरस में है? तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होगा कि क्या हम वो टेक्नोलॉजीज फार्मर्स को लोकलाइजेशन के तहत सस्ती बनाकर फार्मर को दे पाएंगे? मेरे ख्याल में अगर हम टेक्नोलॉजीज को फार्मर को सस्ता कर कर पहुंचा देते हैं और उसको डेटा फराहम कर देते हैं, तो हमारे फार्मर की मेहनत में कोई कमी नहीं। और यही हमें हर्डल एक नजर आती है, क्योंकि जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है, सेंसर्स हैं, डेटा के जो सर्विसेज हैं वो बहुत महंगी हैं, और स्मॉल फार्मर जो मिडिल स्केल फार्मर है उसके लिए उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हासिल करना आसान काम नहीं है। तो अगर हार्डवेयर के साथ साथ ये जिस तरह ये एक मुआहदा हुआ है, और ये हार्डवेयर के साथ साथ अगर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और हमारी जो पॉलिसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो मेरे ख्याल में हम फार्मर्स तक लोकलाइज्ड मशीनरी और टूल्स और टेक्नोलॉजी अवेलेबल कर पाएंगे, जिससे बहुत से मसाइल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को दुनिया की तरह इस्तेमाल करने के हमारे फार्मर को भी काबिल कर देंगे, और वो अपनी ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएगा बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करेगा, जो शहर के अंदर बैठे हुए लोगों को महंगी चीज़ों से निजात देगा। और आमिर साहब, जो फ्लड फोरकास्टिंग है इसको कंट्रोल करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है उसकी कितनी अहमियत है? अभी भी किसी हद तक ये फ्लड फोरकास्टिंग तो हमें वक्त से पहले पता चल भी जाता है, लेकिन हम फिर भी उसके नुकसानात को नहीं कंट्रोल कर पाते, और हमें हर 3-4 साल बाद कोई एक ऐसा बड़ा डैमेज पड़ता है जो हमारी इकॉनमी को भी हिला कर रख देता है। तो ये इसके लिए हमें कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, और उससे फिर कंट्रोल बेहतर हो सकेगा या हालात ऐसे ही रहेंगे? अरबाज साहब, अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। हमें जो दरियाओं के अंदर पानी चश्मों से आता है उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, और जो हमारे दरमियान में जगह है उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि पानी कौन सा कहाँ पे कितना आ रहा है। हमें जो हम जमीन से पंप करते हैं हमें उस पानी को भी नजर में रखना पड़ेगा। तो ये तो एक ब्रॉड, हम अगर जाएंगे
इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से, तो वो उसके ऊपर बात होगी। लेकिन जो आपने सवाल फ्लड के ऊपर किया है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपनी जो नेशन है उसको रेजिलियंट किस तरह बनाते हैं। देखें, जो दरियाओं के रास्ते हैं वो हमें देखने पड़ेंगे कि क्या वहां पे इंक्रोचमेंट तो नहीं, अगर इंक्रोचमेंट है तो वो कितनी इंक्रोचमेंट है और उससे कितना जो एरिया है वो मुतासर होगा। ये आपकी बड़ी दुरुस्त बात है। क्लाइमेट पाकिस्तान के साथ बहुत बुरी तरह से खेल रहा है। आप ड्राउट्स भी झेल रहे हैं एक ही साल के अंदर, एरेटिक रेन्स भी देख रहे हैं और फिर फ्लैश फ्लड्स भी देख रहे हैं, और हम जो दरियाओं के अंदर फ्लड्स आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम टेक्नोलॉजी हासिल कर लेते हैं फ्लड फोरकास्टिंग की, तो उसके बाद दूसरा स्टेप है कि हम एडेप्टेशन की तरफ किस तरह जाते हैं। हम अपनी नेशन को या जो वो इफेक्टीज हैं उनको रेजिलियंट किस तरह बनाते हैं। उसके लिए एक टॉप से लेकर बॉटम लेवल तक की अप्रोच चाहिए होगी। पीडीएमएस और एनडीएमएस को लोकल लेवल के ऊपर जो है वो हमें इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। देखें, अभी जो रीसेंट फ्लड पंजाब के अंदर आया, उसमें आप देखें कि सिर्फ एक इदारे की ट्रेनिंग थी जो कुछ हद तक थी, जिसको आप पंजाब रेस्क्यू सर्विस कहते हैं। बाकी जितने इदारे एक डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर हर जिले के अंदर काम कर रहे थे, वो सारे के सारे डिजास्टर के लिए ट्रेंड नहीं थे, बट स्टिल दे वर्क वेरी वेल। उन्होंने लोगों को रेस्क्यू भी किया, वहां पे अभी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहा है। तो फ्लड फोरकास्टिंग की टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ एडेप्टेशन और जो हमारी लोकल रेजिलियंट है लोगों की, वो जो है उसके ऊपर काम करना ज्यादा मुनासिब होगा। और वो टेक्नोलॉजीज मेरे ख्याल में हमारे पास अवेलेबल हैं, जो फ्लड फोरकास्टिंग के साथ साथ आगे अपने जो हमारे लोग हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद देगी। और आमिर साहब, ये एडेप्टेशन में फिर हुकूमत को बेहतर रोल अपना प्ले करना पड़ेगा, चूंकि शायद प्राइवेट सेक्टर के लिए तो इसको मुमकिन बनाना उस हद तक आसान ना हो जितना फिर हुकूमत खुद आए और हुकूमती इदारे आकर इस पर काम करें। ये सब मिलके करना होगा। ये सिर्फ एक हुकूमत की जिम्मेदारी भी नहीं होगी और एक प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी नहीं। इनको जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे प्राइमरी रोल है वो हमारी गवर्नमेंट का आता है। जब फार्मर्स को या लोकल जो देहाती आबादियां हैं उनको अगर रेजिलियंट बनाने की या एडेप्टेशन की बात होती है तो उसमें भी गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या बिजनेस सेक्टर जो है वो उसके अंदर हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली वो हेल्प कर सकता है। वो फार्मर्स की और हमारी जो लोकल पॉपुलेशंस हैं जो दरिया के अंदर साथ एक एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी रेजिलियंट के ऊपर इंडिविजुअली काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि वो बैठकर स्टीर करेगी। देखें, इमदाद जो है वो कभी भी सोल्यूशन नहीं होता लॉन्ग टर्म किसी भी डिजास्टर का या किसी भी नुकसान का। इसके लिए मिल बैठकर बात करनी होती है, और गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का रोल इंतहाई अहम होता है। जब कोई भी आप बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हो या लोगों को किसी डिजास्टर से बचाना हो या किसी एग्रीकल्चर की या किसी प्रोडक्ट की इवन वैल्यू चेन के ऊपर काम करना हो, तो ये मेरे ख्याल में मिलकर विन विन सिचुएशन होगी। एडेप्टेशन की एक कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट किसी न किसी को बर्दाश्त करनी पड़नी है। गवर्नमेंट मेरे ख्याल में पॉलिसी स्टेट कर सकती है, गवर्नेंस के अंदर हेल्प कर सकती है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट मेकिंग जो आपकी वैल्यू चेन है उसको रेजिलियंट करना और एडेप्टेशन मॉडल की तरफ जाना, उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हैदर भंडारा साहब, प्रोग्रेसिव फार्मर, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी में आईटी सेक्टर एक उभरते हुए और बढ़ते हुए पार्टनर की तरह साबित हो रहा है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए पाकिस्तान के टेक डेस्टिनेशन पवेलियन का गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन ग्लोबल 2025 में इफ्तिताह कर दिया गया है। अब इस पवेलियन में B2B मीटिंग्स, इन्वेस्टमेंट नेटवर्किंग, पार्टनरशिप और स्टार्टअप्स की एग्जीबिशन की जाएगी। लाइव डेमोज होंगे। टेक्नोलॉजी की इनोवेशन और बिजनेस मैच मेकिंग सेशंस का मकसद पाकिस्तान के आलमी टेक्नोलॉजी बिजनेस इम्पैक्ट को मजबूत करना है। पाकिस्तान के IT सेक्टर और वजारत टेलीकॉम 2025 में 10 पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की शिरकत में फैसिलिटेशन कर रही है, जो इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हासिल करने के लिए अब ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म की सूरत में मौजूद है। पिछले साल गेटेक्स ग्लोबल 2024 में पाकिस्तानी पवेलियन को टेक डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर तस्लीम करने से 2025 में अब इसकी शिरकत बहुत बढ़ चुकी है। गल्फ कंट्रीज़ में 2025 में 100 पाकिस्तानी टेक कंपनीज हिस्सा ले रही हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर के 1000 आला ओहदेदारान की शिरकत पाकिस्तान की जानिब
जानिब से टेक इंडस्ट्री में गहरी दिलचस्पी को भी जाहिर करता है। पाकिस्तान के IT सेक्टर ने हालिया बरसों में बेहतरीन ग्रोथ की है, जिससे IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और यंग स्किल्ड फोर्स इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेज़ी से शामिल हो रही है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान का मकसद पॉलिसी रिफॉर्म्स, बेसिक स्ट्रक्चर ग्रोथ और इंटरनेशनल ताउन से मुल्क की तरक्की की रफ्तार को मजीद तय करना है। पिछले साल की निस्बत कितनी ज़्यादा कामयाबी पाकिस्तान ने गल्फ IT एग्जीबिशन से हासिल की है, इस पर हम बात करेंगे। अबू बकर साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब 2024 से आगे बढ़कर 2025 में ये कितना मजीद कामयाब साल रहा है गल्फ IT एग्जीबिशन में पाकिस्तानी IT प्रोफेशनल्स के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपकी उस प्रोग्राम में लाने का। आपको तो पता है यहाँ पे हमारा जो पवेलियन हमने जो इनॉग्रेट किया है, इस पे हम 1000+ डेलीगेट्स आए हुए हैं पाकिस्तान से, 100 से ज्यादा कंपनीज आई हुई हैं, ऑलमोस्ट 20 के करीब स्टार्टअप्स भी आए हुए हैं। सो और जो हमें यहाँ पे रिसेप्शन मिला है, जो हमें यहाँ पे हमारा जो पवेलियन में जिस तरह से लोगों ने हमें उसकी पजीराई की है, इट इज बहुत ही हार्ड वर्किंग है हमारे लिए। तो इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। जहाँ से 2024 से 2025 का ताल्लुक है, तो आपको पता है 2024 में जब हम एग्जीबिशन में आए थे तो हमें 2 टेक डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। इस साल भी हमारे पास इससे ज्यादा प्रेजेंस है, तो हम इंशाल्लाह इससे ज्यादा यहाँ पे हमारे कनेक्शंस हुए हैं, B2B कनेक्शंस हुए हैं, हमारे जो लॉन्चेस हैं दे आर फुल पैक्ड है, पूरी पैक्ड है, पवेलियन पैक्ड है। तो इंशाल्लाह इस दफा हमें लगेगा हमारे नंबर जो हैं पिछले साल से ज्यादा अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। तो अबू बकर साहब, ये इसमें कुछ MOUs भी साइन हुए हैं, कुछ जॉइंट वेंचर्स भी हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनका क्या वॉल्यूम है? हमारी एक्सपोर्ट्स इससे जो IT एक्सपोर्ट्स हैं जो कि पिछले 1.5 साल से मुस्तकिल बढ़ रही हैं, तो उनमें कितना इससे इजाफा हो सकता है, कितना बूस्टअप हो सकता है हमारा IT सेक्टर इस इवेंट से? जी अभी तो ये एग्जीबिशन अभी भी चल रही है, अभी तो आपको पता है कल भी एक आखिरी दिन है एग्जीबिशन का। हमें इस वक्त हमारे पास हमने ट्रैक किए हुए ऑलमोस्ट कोई 15 के करीब MOU साइन हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह आई थिंक कल और भी प्लान है हमारे MOU साइन होने के। तो वी आर एक्सपेक्टिंग हम हो सकता है कि 20 से 25 MOUs यहाँ से साइन करके जाएंगे। और ये ज्यादातर B2B के MOUs भी हैं, जिसमें यह है कि कंपनीज को यहीं की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं, और कुछ जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी है। तो इंशाल्लाह आई थिंक वी फुल कंप्लीट 25 से 30 का मेरा अंदाजा है कि हम यहाँ पे MOU साइन करके जाएंगे। तो अबू बकर साहब, हमारी जो यूथ की स्किल सेट है उसकी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कितनी डिमांड है? हमारे IT प्रोफेशनल्स को, IT ग्रेजुएट्स को इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर कितनी पजीराई मिल रही है, और इस तरह के इवेंट से उनका अपना स्किल सेट कितना बेहतर होता है, कितना बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड होता है उनके अंदर? ये बहुत जरूरी है। और आजकल तो आपको पता है कि हमारे माशाल्लाह से जो हमारा पूरा जो टॉप लीडरशिप है, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर डाउन, मिनिस्टर हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से, हर तरफ से इतनी सपोर्ट है इस इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को। ऐसा AFC ले लें या प्राइम मिनिस्टर के विजन से ले रहे हैं, ये इतनी सपोर्ट इस वक्त मिली हुई है गवर्नमेंट की कि इससे हमें लगता है कि इस वक्त सारा फोकस हमारा इसी सेक्टर पर है। इसी को देखते हुए हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए। हमने पिछले 2 हफ्ते पहले ही हमने 6 नए स्किल्स के प्रोग्राम भी लॉन्च किए। तो हमें पता है और सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का सेक्टर ऐसा है कि जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली नई स्किल्स सिखाना बहुत जरूरी है, और जब तक आप उनको नई स्किल्स नहीं सिखाते रहेंगे आप रेलेवेंट्स नहीं रहेंगे। तो हमने इस पर बहुत फोकस है, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा फोकस है। तो हमने इस वक्त यहाँ पे 6 नए प्रोग्राम स्किल्स के भी स्टार्ट किए, जिसमें हम जो यूथ है हमारा, जिनको जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको भी, और जो नहीं जिनको नहीं मिल रही, हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम जो स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा से लेके हाई स्किल प्रोग्राम जो हाईएस्ट स्किल में भी जाते हैं, तो हम जाके साइबर सिक्योरिटी वगैरह के अलावा भी सेमीकंडक्टर तक के जो हायर स्किल्स के होते हैं, हमने उन सारे प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट की मदद से हमने इसको लॉन्च भी कर दिए हैं। तो हमारे पास इस वक्त डिमांड जो आ रही है, डिमांड ये जो हमने सब देखा, हम सब देख रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानी से आपको पता है कि पिछले 4-5 महीने में से हम लोगों के पास इस वक्त दुनिया में हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हम उस डिमांड को नजर रखते हुए इसके हिसाब से हमने सप्लाई पे भी इतना ही फोकस किया हुआ है। तो इस वक्त हमारे पास डिमांड बहुत है और नई स्किल्स की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, और गल्फ से स्पेशली हमारे पास बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। तो ज्यादा आपको यही देखेंगे, इसीलिए हमने देखा कि आपको हमारा जो सबसे बड़ा प्रेजेंस, सबसे बड़ा डेलीगेशन जो हम जाते हैं, ऑलमोस्ट 20 के करीब एग्जीबिशन हमारी हो जाती है साल में, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रेजेंस होता है वो होता है यहाँ गल्फ के रीजन में, मोस्टली ईदर इन UAE, दुबई में होता है या रियाद में होता है। ये हमारे 2 सबसे बड़े डेलीगेशन होते हैं जो साल में हमारे जाते हैं।
तो अभी रिसेंटली अबू बकर साहब हमने देखा ITCN बड़ी कामयाब एग्जीबिशन कराची में भी हुई और उसमें भी बड़े MOU साइन हुए, और उसके बाद फिर हम अब ये गिटेक्स को ये देख रहे हैं। तो ये बैक टू बैक इस तरह के इवेंट्स होना, दर्जनों MOU साइन होना, हमारी जो एक्सपोर्ट है इस वक्त $3.8 बिलियन की, तो ये आने वाले सालों में इन MOUs के थ्रू, इन जॉइंट वेंचर्स के थ्रू ये कहाँ तक जा सकती है? जो टारगेट्स गवर्नमेंट ने सेट किए हैं वो ईजिली अचीवेबल आपको लग रहे हैं? जी, यही हमारे टारगेट्स हैं। नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट $5.2 बिलियन का है और इंशाल्लाह हम उस पर अभी ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन हमें ऑब्वियसली बहुत काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से डिमांड की हमें जो फोरकास्ट और एंटिसिपेशन है, इस तरह से हमें लग रहा है कि हमारी डिमांड, हमारे नंबर्स भी आगे बढ़ते रहेंगे। और जहां तक हमारे 3-4 साल में, आपको पता है जो एक हमारे पास टारगेट है 5 साल का, वो $15 बिलियन को हिट करना है, एक्सपोर्ट्स का टारगेट। अगर आप इनके सेक्टर्स देखें तो खासतौर पर हमारे कुछ सेक्टर्स जो है कुछ ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, कुछ रीजन ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। गल्फ इज ग्रोइंग फास्टर, US भी हमारी मार्केट काफी है और इस वक्त हमारे पास बहुत ही फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज मिली हुई है हमें उस सेक्टर में भी और उस रीजन में भी। जो हमारी फ्रीलांसिंग की जो हमारी एक नंबर्स हैं वो बहुत ही तेजी से, लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ थी वो 91% थी। तो अगर हमने इसको ट्रेंड और मोमेंटम को कंटिन्यू किया तो इंशाल्लाह फिर हमारा ये कोई हमारे लिए 5 बिलियन को क्रॉस करना is very much possible and on track to do that. और अबू बकर साहब, US और गल्फ में तो हम देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से हमने मार्केट कैप्चर कर ली है। अफ्रीका की एक ऐसी मार्केट है जिससे मुताल्लिक हम सुनते हैं कि वहाँ भी बड़ा स्पेस है और वो एक एमर्जिंग मार्केट हो सकती है। तो वहाँ पर भी उस मार्केट को भी इस वक्त कैप्चर करने की तैयारियाँ चल रही हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, वो अनटैप्ड मार्केट जहाँ जहाँ हमें नजर आती है। तो हम देखते हैं अफ्रीका की मार्केट का ये है कि अफ्रीका की मार्केट स्टिल अ यंग मार्केट, स्टिल अ ग्रोइंग मार्केट। हमारे कुछ प्रेजेंस, काफी कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो शायद आप लोगों को ना, ऑडियंस को शायद ना पता हो कि हमारी कुछ कंपनीज जो हैं वो अफ्रीका की मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लाइक वन ऑफ द कंपनीज जो हमारी यहाँ पे चलती हैं वो उसमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी जो अफ्रीकन की जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो भी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। तो वहाँ पे हमारा इनरोड्स काफी हो रहे हैं, चल रहे हैं। हमने कुछ नई नाइजीरिया वगैरह की तरफ की कॉन्फ्रेंसेस में भी अपने आप को कमिट किया हुआ है ताकि वहां पे भी जाके करें। अभी आपने रिसेंटली शायद सुना और देखा हो कि हमने एक नई मार्केट हमारे लिए खुली थी, क्योंकि कुवैत के वीजाज हमारे पास नहीं खुले हुए थे, लेकिन इस दफा काफी कोविड शुक्रिया से हमारी कुवैत की मार्केट खुल गई। तो हमने फौरन जाके कुवैत में भी बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन हुई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है आपको बताने के लिए भी कि विद इन 2-3 वीक्स मुझे पास बहुत सारे ऐसी अपडेट्स भी आ चुकी हैं कि कुवैत में लोगों के वहाँ पे MOUs के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो रहे हैं। तो ये थिंक बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि हर जगह हमें इस वक्त बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इस और अफ्रीका की मार्केट हमारे लिए एक वन ऑफ दोज अनटैप मार्केट जो हमने शायद पहले इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन अब हम उस मार्केट में भी मोरक्को, नाइजीरिया और एक और अफ्रीकन कंट्रीज में हम उस पर फोकस कर रहे हैं। सही। और एक आखिरी सवाल अबू बकर साहब, जो हमारी यूथ है, स्पेशली हमारी रॉ यूथ जो अभी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखना चाहती है, उसके लिए कितना स्पेस या कितना स्कोप इस वक्त इस सेक्टर में मौजूद है, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का इस वक्त बहुत तेज़ी से ग्रो करता सेक्टर है, IT सेक्टर? जी, आपको तो पता है IT सेक्टर ग्रोथ तो हो ही रही है। लास्ट 2 साल में हमारी एक्सपोर्ट्स के अगर नंबर दिए जाए, ये एक्सपोर्ट्स वो नंबर्स हैं जो ऑफिशियली नंबर्स कोट किए जाते हैं स्टेट बैंक से, वो हमने लास्ट 2 साल में $1.2 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ाई है। अच्छा। तो ये एक बहुत ही, इसको $2.6 बिलियन थी 2 साल पहले और अब ये $3.8 बिलियन, सो $1.2 बिलियन लास्ट 2 साल में बढ़ी। इसके साथ इसके ये भी देखेंगे, ये एक सर्विसेज सेक्टर की इकोनॉमी है हमारी। ये एक सेक्टर है जिसमें हमको सबसे ज्यादा आपकी टोटल सर्विस की एक्सपोर्ट इज IT, और इसमें यह है कि इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती जैसे दूसरे सेक्टरों में चाहिए होती है, कि ना आपको फैक्ट्रियां लगानी, ना आपको मशीनें इंपोर्ट करनी है। आपने बस स्किल करना है लोगों को और अपनी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और पॉलिसीज की डिसीजंस दिलाते चले, ताकि यहाँ पे लोगों को बस जाके आके लोगों को ग्लोबल मार्केट एक्सेस दिया जाए। ठीक है। तो वो उस पर हमारा पूरा फोकस है और इसी पे हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे और यही एक सेक्टर हमें इंशाल्लाह आपको नजर आएगा ये कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर IT एक बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है, वो कह रहे थे कि नौजवानों के लिए भी इसमें बड़ा स्पेस भी मौजूद है और बहुत ज़्यादा स्कोप भी इसमें इस वक्त मौजूद है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।